पहले आप लोगों ने कहा कि 1910 के 10 का जो दशक था वहां से इसकी शुरुआत होती है। और आप जानते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म जिसका पर्याय है रूसी रूपवाद, और इसके अलावा न्यू क्रिटिसिज्म यानी नई समीक्षा, जो कि ब्रिटेन और अमेरिका में उसी समय इसके पैरेलल एक तरह से चल रही थी। कुछ प्रभाव रशियन फॉर्मलिज्म का न्यू क्रिटिसिज्म पर था, और कुछ चीजें वो लोग अपने इंडिपेंडेंटली भी कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से। हालांकि बाद में रशियन फॉर्मलिज्म के लोगों ने, रूसी रूपवादियों ने ये कहा कि हम जो काव्य भाषा है उसको लेकर के एक साइंटिफिक मेथड का निर्माण कर रहे हैं। उसको किसी भी टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हम एक वैज्ञानिक पद्धति का निर्माण कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम उसका अध्ययन कर सकें। तो उसके पहले एक इतिहास था रूस में। आप जानते हैं कोई भी आंदोलन कहीं न कहीं एक प्रतिक्रिया स्वरूप जन्म लेता है। तो जो रूसी रूपवादियों का आंदोलन था उसमें क्या किस चीज की प्रतिक्रिया हुई थी? क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो रूसी रूपवादियों का आंदोलन था जिसमें उन्होंने टेक्स्ट पर ज्यादा बल दिया, कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया, और उन्होंने कहा कि अब हमें किसी भी पाठ के विश्लेषण के लिए हमें किसी प्रकार की मनोविश्लेषण की पद्धति की या किसी प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक पद्धति की आवश्यकता नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे सामने कागज पर छपा हुआ टेक्स्ट है उसके ऊपर ध्यान देना है, और वही हमारा सब कुछ है। और उसको एक तरह से उन्होंने एक मशीन, जैसे कि श्लोवस्की ने कहा भी कि एक मशीन है, जैसे मशीन कुछ कच्चे माल को लेती है और उस कच्चे माल का निर्माण एक अपने उत्पाद में करती है, उसी प्रकार कोई कविता या कोई कहानी भी है, एक साहित्य का कोई उत्पाद है, वो अपने समाज से कुछ कच्चे उत्पाद लेती है, शब्दों, प्रतीकों और बिंबों के द्वारा उसका निर्माण करती है, और हमको उस उत्पाद के जरिए इन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके बाद न वहाँ पढ़ने वाले का महत्व है, न पाठक का महत्व है, न लेखक का महत्व है, और न ही समाज या किसी प्रकार की उससे जुड़ी हुई संस्कृति का महत्व है। यानी पूरी तरह से एक मैकेनाइज्ड वे में एक यांत्रिक रूप से चीजों को विश्लेषित करने की कोशिश रूसी रूपवादियों ने की। तो क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ये किस चीज की प्रतिक्रिया स्वरूप ऐसा हुआ? जी सर, स्वच्छंदतावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप। हाँ, उसका एक स्वच्छंदतावाद की प्रतिक्रिया थी, लेकिन तात्कालिक रूप से एक और जो ज्यादा वहां पर प्रचलित था रूस में, उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा थी। सोचकर बताइए क्या था वो? इन्हें से बोल भी थी। रूस में देखिए दो चीजें उस समय प्रचलित थी। एक तो बेलिंस्की नाम के एक आलोचक थे, उनका एक बड़े आलोचक थे रूस के, और वो जिस तरह की आलोचना पद्धति का निर्माण उन्होंने किया था, वहां पर क्या होता था कि जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो पहलू होते थे, जिस तरह से उन चीजों से जुड़ करके साहित्य का निर्माण होता था, उन चीजों के आधार पर साहित्य को विश्लेषित करने की कोशिश की जाती थी। और बेलिंस्की की ये पद्धति बहुत प्रचलित थी। लगभग रूस में प्रचलित हर आलोचक, रूस में मौजूद हर आप कह लीजिए कि वैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय या आर्थिकी क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो इस तरह के विश्लेषण किए गए बेलिंस्की से प्रभावित होकर। लेकिन उसके अलावा बाकी आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने को। तो बेलिंस्की के अलावा आप जानते हैं कि रूस में
जब क्रांति हुई 1905 और 1917 में, तो एक प्रकार से मार्क्सवादी जो विचारधारा थी उसका उदय हो रहा था, पहले से हो रहा था, और क्रांति बाद में हुई। उनके जो प्रपोनेंट थे, कई सारे जो इस विचार को मानने वाले लोग थे, आलोचक गण थे, उससे प्रभावित होने वाले जो लोग थे, वो साहित्य को मार्क्सवादी दृष्टि से देखने के हामी थे, और वो ये चीज बार बार कहते थे कि इस दृष्टि को साहित्य पर लागू किया जाना चाहिए। और वो दृष्टि ज्यादा हावी होने लगी थी, इसलिए विक्टर श्लोवस्की हो या बोरिस आइकेनबाम हो या रोमन जैकबसन हो, इन सारे लोगों ने इस चीज का विरोध किया, और एक हमारे सामने ये अवधारणा रखी कि जो आज तक होता आया है, जिसमें या तो किसी टेक्स्ट को किसी लेखक का उसका वर्ल्ड विजन माना जाता था, यानी कि किसी लेखक की विश्व दृष्टि क्या है, कोई लेखक अपनी विश्व दृष्टि के आधार पर प्रभावित होकर किसी रचना को अंजाम देता है, या तो आप उसकी विश्व दृष्टि को समझिए और उस रचना को विश्लेषित कीजिए। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप उस लेखक की जो बायोग्राफी है, जो उसकी जीवनी है, वो कैसे रहता है, कैसे उसके विचारों पर किन चीजों का प्रभाव है, और इस प्रकार से उसकी रचना पर किस तरह के समाज का, किस तरह के सामाजिक आर्थिक गतिविधियों का प्रभाव है, इन सारी चीजों को देखते थे। और ये जो शैली है ये आज भी प्रचलित है, आज भी होती है, इस तरह की आलोचना की जाती है। सामान्य रूप से लोग किसी कहानी को जब मार्क्सवादी दृष्टि से देखते हैं, या अगर मार्क्सवादी नहीं भी है तो अगर वो समाजशास्त्री दृष्टि से देखते हैं, तो वो उसमें उन चीजों को लाते हैं कि ऐसा ऐसा समाज था, ऐसी ऐसी राजनीति है, और इस प्रकार के समाज के आधार पर इस तरह की रचना का निर्माण हो। रूपवादियों ने इन चीजों से बिल्कुल अलग दो शब्द उन्होंने दिए, टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब है कागज पर छपा हुआ जो आपके सामने जो टेक्स्ट है, यानी कि जो आपका पाठ है। मान लीजिए कोई नॉवेल है, कोई कहानी है, कोई कविता है, तो जो कागज के सामने मौजूद है वो आपका टेक्स्ट हो गया। और कॉन्टेक्स्ट हो गया जिस संदर्भ में आप उन चीजों को समझना चाहते हैं। तो रूपवादियों ने क्या किया कि सारे कॉन्टेक्स्ट को हटा दिया। उन्होंने कहा कि हमें कॉन्टेक्स्ट की आवश्यकता नहीं। तो यहां समझने की जरूरत है कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे मैं पूछूं, क्या कोई बता सकता है कॉन्टेक्स्ट क्या है? किसी पाठ को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट का उपयोग कैसे किया जाता है? आप में से कोई बता सकता है? कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ। संदर्भ क्या है? मान लीजिए किसी कहानी या किसी कविता का विश्लेषण आप कर रहे हैं, तो क्या है वो कॉन्टेक्स्ट जिसकी बात रूपवादी कर रहे हैं, जिसको हटाने की बात वो कर रहे हैं? संदर्भ का तो अर्थ यही होता है सर कि जिस कहानी की रचना या जिस प्रसंग की रचना हो रही है, उस प्रसंग से संबंधित कहीं और से हम कंटेंट उठा के उससे हम जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वो कंटेक्स्ट हुआ सर। जी संदर्भ तो यही है ना सर? हाँ बताइए सर। संदर्भ का मतलब वो किस उसकी पृष्ठभूमि क्या है, वो किस वो कहाँ, मतलब सांस्कृतिक, उसकी आर्थिक और जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उस किस आधार पर वो जो रचना है वो लिखी गई है और किस मानसिकता के साथ उसे मतलब प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। हाँ ये है। और जो विश्लेषण किया जाता है, विश्लेषण के संदर्भ में भी ये बात आती है, ये कॉन्टेक्स्ट बार बार आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति है और एक सामान्य सी कहानी है जिसमें कोई व्यक्ति है और वो किसी साइकिल से जा रहा है, और वो कहानी में क्या होता है कि वो साइकिल से गिर जाता है। मान लीजिए इतनी ही कहानी है और इसको 2 पेज 3 पेज या 4 पेज में उसका पूरा वर्णन किया गया है, प्लॉट सिर्फ इतना है।
अब इस कहानी का जो इसका जो संदर्भ है या इसकी जो व्याख्या है वो कई सारे दृष्टियों से की जा सकती है, कई सारे दृष्टियों से लोग इसको करते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए इसको मार्क्सवादी दृष्टि से इसकी व्याख्या करनी हो कि कोई व्यक्ति तो कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं बता रहा था कि अगर मार्क्सवादी दृष्टि से आप इसकी व्याख्या करना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि चूंकि वो व्यक्ति, मान लीजिए कि एक निचले तबके का कोई व्यक्ति हो जो सामाजिक रूप से तथाकथित रूप में बनाई गई जो सीढ़ियां हैं, ऊंची और नीची सीढ़ियां, उसमें कहा जा सकता है कि अगर वो व्यक्ति किसी निचले पायदान पर मौजूद है तो उसमें मार्क्सवादी दृष्टि से ये बात कही जा सकती है कि चूंकि उसकी आर्थिक जो संरचना है वो कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है, वो निम्न वर्ग से ताल्लुक रखता है, इसलिए जो कहानी का रचनाकार है वो एक प्रकार से इस मानसिकता से ग्रसित है और वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से जो वर्ग संघर्ष की बात करता है और इस वर्ग संघर्ष में जो निचला तबका है वो साइकिल से इसलिए गिर जाता है क्योंकि वो एक तरह से कमजोर व्यक्ति है। इसकी व्याख्या की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई उस व्यक्ति की जगह कोई स्त्री होती, ठीक है, कहानी में अगर कोई स्त्री होती और उसको आप कह लीजिए कि एक स्त्रीवादी तरीके से आप उसकी व्याख्या करना चाहते, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो स्त्री है और वो एक कहानी के उस प्लॉट में इवेंचुअली वो आगे चलकर गिर जाती है, तो उसकी व्याख्या करते हुए लोग जो स्त्रीवादी आलोचक हैं वो ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कहानी में एक स्त्री को इसलिए गिराया गया है क्योंकि स्त्री सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमेशा एक निचले पायदान पर इन समाजों में रखी गई है और वो नहीं चाहते कि एक प्रगतिशील चेतना के रूप में और एक अपने उन्नति के रूप में वो स्त्री आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह की व्याख्याएं हो सकती हैं। तीसरी व्याख्या अगर आप कहें तो मनोविश्लेषणवादी तरीके से हो सकती है। मनोविश्लेषणवादी तरीके से वो आप कहेंगे कि बहुत सारी चीजें हो सकता है उसके दिमाग में चल रही हो और वो कुछ बातों को सोच रही हो, कुछ फ्लैशबैक की चीजों को सोच रही हो और इसलिए जो है वो अपने साइकिल चलाने पर वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई, इसलिए वो गिर गई। और जो बात रूपवादी कहते हैं कि हमें कंटेक्स्ट की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ टेक्स्ट की जरूरत है, इसमें ये सारे संदर्भ हटा दिए जाएंगे। यानी कि आपको ये स्वतंत्रता नहीं रहेगी कि आप मार्क्सवादी या स्त्रीवादी या मनोविश्लेषणवादी या किसी भी प्रकार की इस तरह के कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ से इस चीज की व्याख्या करें। अगर आपके सामने ये टेक्स्ट है कि एक स्त्री या एक पुरुष साइकिल चला रहा है और वो आगे चलकर गिर जाता है उस साइकिल से, तो उसकी व्याख्या सिर्फ उतनी ही उसी टेक्स्ट के माध्यम से होगी। और उस टेक्स्ट में कितना अपरिचितीकरण है, कितना विचित्रीकरण है या कितनी अजनबियत है, जिसको डीफेमिलियराइजेशन कहा विक्टर श्लोवस्की ने, कितनी अजनबियत है उसमें। जो लेखक है उसने अपने साहित्य को रचने के संदर्भ में एक सामान्य भाषा से ऊपर उठकर साहित्य को रचने के संदर्भ में एक साहित्यिक भाषा का निर्माण कैसे किया, कैसे जो है पाठक को अपरिचित शब्दों से परिचित कराया और कैसे उसका सौंदर्य उद्घाटित किया। ठीक है, तो अपरिचितीकरण का आप संदर्भ समझ लीजिए। अपरिचितीकरण पर ज्यादा जोर विक्टर श्लोवस्की देते हैं रूपवाद के अपने, और रूपवाद की जो व्याख्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि रूपवाद की कुछ मूल सिद्धांत हैं और किसी सारे व्यक्ति एक ही मूल सिद्धांत पर सहमत हैं। जितने रूसी रूपवादी माने जाते हैं उनके भी जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग हैं। श्लोवस्की कुछ और कहते हैं, आइकेनबाम कुछ और कहते हैं, तिन्यानोव कुछ और कहते हैं।
ठीक है। इसीलिए जो रूपवादी हैं उनमें भी कई सारी श्रेणियां हैं। जैसे कुछ लोगों को कहा गया कि ये बिल्कुल ही यांत्रिक रूपवादी हैं, जिसमें कि लिटरेचर को, साहित्य को एक यंत्र माना गया, एक डिवाइस माना गया। और जब श्लोवस्की को ये लगा कि इस तरह से तो मतलब जो हमारा रूपवाद का पूरा आंदोलन है वो खत्म हो जाएगा, तो बाद में इलियट ने भी उसको काफी जो न्यू क्रिटिसिज्म के महान आलोचक थे, इलियट ने कहा भी कि इस तरह की आलोचना तो नींबू निचोड़ आलोचना है, द लेमन स्क्वीजर क्रिटिसिज्म, जिसमें आप जो है किसी टेक्स्ट को लेते हैं और उसको पूरी तरह से निचोड़कर आप ये देखना चाहते हैं कि टेक्स्ट के माध्यम से क्या कहा गया है, जबकि आप पूरे के पूरे सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ को गायब कर दे रहे हैं। और ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई टेक्स्ट है, कोई साहित्य है जो कि समाज की संवेदना और सांस्कृतिक क्षेत्र से आ रही है, तो आप उसको उसकी संस्कृति से कैसे काट सकते हैं? ठीक है, तो इस तरह की बात हुई। तो श्लोवस्की ने आगे चलकर इसमें कुछ सुधार भी किया और उसमें ऑर्गेनिक, एक प्रकार से ऑर्गेनिक रूपवाद की बात की गई, जैववादी रूपवाद आप कह सकते हैं उसको। फिर उसमें एक तांत्रिक रूपवाद की बात भी की गई। ठीक है, तंत्रवादी आप कह सकते हैं, वो तंत्र मंत्र नहीं, वो सिस्टमिक आप कह सकते हैं उसको, जिसको सिस्टम कहा जाता है कि जो रूप है, जिस रूप पर हम बल देना चाहते हैं, वो पूरा का पूरा एक तंत्र है। और जो अवधारणाएं हैं, जो टेक्स्ट से संबंधित प्रतीक हैं, बिंब हैं, उसके माध्यम से जो कहा जा रहा है, वो एक एक पूरी तरह से एक ऑर्गेनिक फॉर्म में है, एक जैविक रूप में हमारे सामने है। जैसे मनुष्य का शरीर होता है जिसको हम खंड खंड करके नहीं देखते हैं, एक दूसरे से वो जुड़ा रहता है, उसी प्रकार जो टेक्स्ट है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हमें एक दूसरे से जोड़कर उसे देखना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इसको टेक्स्ट को एक पूरी तरह से देखने के बावजूद उन्होंने उसमें सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक या सांस्कृतिक इन चीजों को उससे परे रखा, कभी भी इन चीजों को आने नहीं दिया। इसलिए 1925 तक आते आते रूपवाद एक आंदोलन के रूप में समाप्त हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि रूपवाद ने अपने जो प्रिंसिपल्स थे, अपने सिद्धांतों के माध्यम से आगे चलकर संरचनावाद को, उत्तर संरचनावाद को या उत्तर आधुनिकतावाद को प्रभावित किया। आपके सामने जो आलोचनाओं में नई नई चीजें आप देखते हैं, नए जो औजार हैं आपके सामने, उदाहरण के लिए हिंदी आलोचना में नामवर सिंह के रूप में या देवी शंकर अवस्थी ने आलोचना की जिस शैली का सहारा लिया, उसमें उन्होंने रूपवाद या नई समीक्षा कही जाने वाली आलोचना शैलियों का सहारा लिया और मार्क्सवादी समीक्षा में इन चीजों को जोड़ा। हालांकि बहुत सारे जो कट्टर मार्क्सवादी थे उन्होंने इसका विरोध किया कि जो मार्क्सवादी आलोचना पद्धति है उसको आप विकृत कर रहे हैं। लेकिन नामवर सिंह या अन्य ऐसे लोगों का जो एक व्यापक समीक्षा पद्धति का निर्माण करना चाहते थे, उनका कहना यह था कि रूपवादी आंदोलन कुछ बेसिक चीजों पर जोर देता है और ऐसा नहीं है कि वो सारी चीजें नकारात्मक ही करता है। बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी हैं जो हमारे काम की हैं और उसे हमें अपनी समीक्षा पद्धति में इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रकार से हमारी समीक्षा पद्धति एक व्यापक रूप धारण करेगी। ठीक है, तो इस तरह से रूपवादी जो समीक्षा पद्धति है मूल रूप से टेक्स्ट पर, उसके रूप पर फोकस करती है, बल देती है। और नई समीक्षा पद्धति जो है, जो ब्रिटेन और अमेरिका में विकसित हुई, उसमें भी कुछ कुछ इस तरह की बातें हैं जिसमें क्लोज रीडिंग, टेक्स्ट पर बातें हैं, बिटवीन द लाइंस पर बात की जाती है, बिटवीन द टेक्स्ट की बात की जाती है। बस दोनों के अलग अलग आप कह लीजिए कि टर्मिनोलॉजी अलग अलग है, अलग अलग शब्दावली दी गई है, थोड़ा बहुत अंतर है। जब नई समीक्षा आपको बताया जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा सा टी.एस. इलियट और एलन टेट वगैरह का संदर्भ लेके आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि थोड़ा सा अंतर कहाँ आता है। लेकिन आप ये जानिए कि जिस तरह की समीक्षा पद्धतियां स्वच्छंदतावादी आंदोलन से या मनोविश्लेषणवादी और सामाजिक सांस्कृतिक जो समीक्षा पद्धतियां थी, मार्क्सवादी समीक्षा पद्धतियां थी, उनसे अलग चल करके रूपवादी आंदोलन ने एक प्रकार से नए आलोचना शैली को विकसित किया, नई आलोचना शैली को प्रश्रय दिया और उसने आगे चलकर कई सारी
पद्धतियों को जन्म दिया। और अगर रूपवाद न आया होता तो शायद संरचनावाद का भी विकास उस तरह से नहीं होता जिस तरह से उसका हुआ। आप देखेंगे कि रूपवाद के बाद कई सारे आंदोलन, बौद्धिक आंदोलन और साहित्यिक क्षेत्र में जो आंदोलन चले, एक के बाद एक आते गए। और आज भी आपका पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद जो पोस्ट ट्रुथ का एक तरह से जमाना है, जिसमें जमाना क्या है, आप उसको डिफाइन किया जाता है कि एक ऐसा समय जिसमें सत्य का आभास होता है और उसमें झूठ मानी गई चीजें भी आपको सत्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं, और वो एक पोस्ट ट्रुथ के रूप में होता है। लेकिन वो एक पद्धति नहीं है, वो तो एक चीजों को डिस्ट्रैक्ट करने का तरीका है। बाद में उस पर पोस्ट मॉडर्निज्म के संदर्भ में विचार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये आपका ये बातें थी। अपरिचितीकरण के संदर्भ में भी आप ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपसे कहा जाता है कि किसी साहित्य के संदर्भ में जो बातें आपसे की जा रही हैं वो आपके सामने ज्यादा सुंदर तरीके से कैसे पहुंचे। श्लोवस्की इस पर ज्यादा जोर देते थे कि चूंकि कविता, और श्लोवस्की का ये मानना था कि कविता जो है वो गद्य से ज्यादा प्रमुख स्थान रखती है, क्योंकि गद्य तो कोई भी बोल सकता है। वो कहते थे कि गद्य जो है बच्चों का काम है, वो कोई भी बच्चा जो जिस भाषा में बात करता है वो गद्य है। लेकिन किसी एक अच्छे काव्य की रचना के लिए एक इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए, एक अपरिचितीकरण होना चाहिए। आप सामान्य चीज को सामान्य तरीके से कहेंगे तो उसमें सौंदर्य और काव्य कहाँ है, उस सौंदर्य और उस काव्य के लिए एक जो है अपरिचितीकरण की आवश्यकता है। और इसलिए वो बार बार अपरिचितीकरण के लिए इस बात पर जोर देते थे कि जैसे कहा जाए कि आप सुंदर हैं, कोई भी सुंदर है, तो इसमें उतना सौंदर्य नहीं है जैसे अगर कहा जाए कि यू आर लाइक अ रोज, आप एक गुलाब की तरह हैं, या आप चांद हैं, आपका जो नूर है वो चांद की तरह है। तो ये कहने का जो एक तरीका है वो साहित्य का निर्माण करता है, वो काव्य का निर्माण करता है। साहित्य तो मतलब है ही उच्च दर्जे का इमेजिनेशन, जहाँ पे जो कल्पना है वो अपनी क्षमता से उच्च क्षमता से लैस होती है। लेकिन साहित्य में भी जो कविता है उसको श्लोवस्की ज्यादा उच्च स्थान देते थे, और इसीलिए वो देते थे क्योंकि वो कहते थे कि एक प्रोलॉन्ग्ड इमेजिनेशन है, यानी कि अगर कविता को समझने के लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ता है, और चूंकि सोचने के लिए एक हमें वक्त चाहिए, इसलिए हमें अपरिचितीकरण की जरूरत है ताकि लोगों को सोचने में वक्त लगे। क्योंकि सुंदरता जो है, सुंदरता का जो एहसास है, जो उसकी संवेदना है, जो उसकी उत्तेजना है, सेंसेशन है, ये हमें महसूस होनी चाहिए। और इसलिए बार बार वो डिफेमिलियराइजेशन पे बल देते हैं कि सामान्य रूप से जो आप अनुभव कर रहे हैं, अगर उसको आप